जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बातें भारत की यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग संविधान के अगले स्टेप पे चलते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने प्रस्तावना के बारे में जाना, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा और मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को प्रस्तावना समझाने की, उद्देश्य का समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। अब हम लोग अगले क्लास पे चलते हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग दिए गए हैं। मूल रूप से 395 अनुच्छेद दिए गए हैं और 12 अनुसूचियां दी गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले भाग 1 में दिए गए अनुच्छेद को पढ़ेंगे और भाग 1 को अच्छी तरीके से जानेंगे। इसी के बाद क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ क्या ज़रूरत है संविधान में इनकी। तो आप जैसा कि कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब के पहले ही पेज पे आपको जो है शेड्यूल दिया होता है, तो आप समझ जाते हैं कि किस पेज पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही संविधान को व्यवस्थित करने के लिए भाग बनाए गए और भाग के अंतर्गत अनुच्छेदों को रखा गया। ऐसे ही अनुसूचियां बनाई गईं जो बाद में जोड़ी गईं। तो हम लोग चलते हैं आगे भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो भाग 1 कहता क्या है। तो यहाँ पे देखिए भाग 1 क्या है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। ठीक है, और संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ एवं इसके से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत संघ और इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 1, अर्थात यह देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 1, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? भारत की। तो आप लोग यह देख लीजिए किसके बारे में चर्चा किया गया है? भारत के भारत के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मैप के माध्यम से भारत को देख लीजिए कि भारत के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए, मैं तो कलाकार हूँ नहीं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं यह फिगर बनाया हूँ। तो कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जो भारत में आज ये भारत का क्षेत्रफल है, भारत की सीमा है, और भारत की सीमा के अंदर जो भी राज्य हैं आप जानते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में जो है लद्दाख है, दक्षिण में आएंगे तो हिमाचल है, आपका उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य में मध्य प्रदेश है,
ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो ये जो राज्य हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या है, राज्यों का संघ होगा, अर्थात राज्यों से मिलकर बनेगा। जो भारत है यह राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है। भारत राज्यों का समूह है अर्थात राज्यों का संघ है। अब कहने का मतलब यहाँ पे जो संघ शब्द दिया गया है, तो संघ शब्द का मतलब यहाँ पे यूनियन से लिया गया है। किससे लिया गया है, यूनियन से लिया गया है। और देखिए संघ का मतलब जो है यहाँ पे यूनियन से लिया गया है, और संघ का मतलब इंग्लिश में फेडरल भी होता है। ठीक है, क्या होता है, फेडरल भी होता है। तो फेडरल का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। लेकिन यूनियन में जो राज्य होंगे वह अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि यूनियन में किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं होता है। जो एक बार संघ में शामिल हो गया, यूनियन में शामिल हो गया, वह यूनियन से या अर्थात संघ से बाहर नहीं निकल सकता है। बल्कि परंतु फेडरल में राज्य जो होंगे फेडरल सिस्टम में, फेडरल का मतलब भी संघ होता है, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो राज्य होंगे वह किसी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संघ से जुड़ेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जो इनके राज्य हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो राज्य हैं वो फेडरल हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो भी राज्य हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, फेडरल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। मतलब वह अनुबंध के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े हुए हैं। वह किसी भी परिस्थिति में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वह अलग होना चाहते हैं तो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अलग होने की संभावना इसमें बनती है, परंतु यूनियन में अलग होने की संभावना नहीं बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, भारत जो है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो भी राज्य हैं, ठीक है, भारत के अंदर जो भी राज्य हैं, हम उनकी क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, भारत विनाशी राज्यों का मतलब जो भारत के अंदर राज्य हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन भारत के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता है। हाँ, इसके अंदर जो भी राज्य हैं उसके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है, किसी दूसरे राज्य में शामिल किया जा सकता है, परंतु भारत के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो यह था हमारा अनुच्छेद 1। अब आगे हम आते हैं अनुच्छेद 2 पे। ठीक है, अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा, कौन, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ऐसे होगा कि संसद, जो हमारी संसद है, वह क्या करेगी, विधि द्वारा। ठीक है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह क्या कर सकती है,
अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि बनाकर, नियम बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ठीक है, और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो भी होगा वह किस बहुमत से होगा, तो साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत के माध्यम से संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। यहाँ पे देख लिए, कहने का मतलब ये है कि भारत जो है, भारत क्या कर सकता है, भारत के अंदर संसद विधि द्वारा किसी भी क्षेत्र के को लेना है, अगर पाकिस्तान के क्षेत्र को लेना है, ठीक है, तो संसद विधि द्वारा क्या करेगी, नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी। यहाँ पे बांग्लादेश से किसी क्षेत्र को लेना है तो संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, उस क्षेत्र को ले सकती है। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि नए राज्य, ये नए राज्य हो गए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के तहत ही आप देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा सिक्किम, और सिक्किम जो है, सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1974 में इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। क्योंकि सिक्किम जो है, सिक्किम का अस्तित्व स्वतंत्र था, यह एक देश था, और भारत में जब इसकी स्थापना की गई तो अनुच्छेद 2 के तहत एक नया अनुच्छेद जो है बनाया गया, अनुच्छेद 2 क, जिसके तहत 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में जो है इसे सह राज्य का, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं अनुच्छेद 2 के बाद अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, ठीक है, तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन। ठीक है, राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन का कहने का क्या मतलब है कि जो भारत के राज्य हैं, ठीक है, इनके नाम में, इनके क्षेत्र में, इनके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि भारत के किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किन्हीं भी दो राज्यों के क्षेत्रों को काटकर, किन्हीं भी दो राज्यों के क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्य का स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके अंदर की बात, मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर देना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को काटकर किसी नए राज्य का निर्माण कर देना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, उसके नाम को बदलना, ये जो भी कार्य होते हैं वह संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से क्या कर सकती है, तो इसमें संशोधन कर सकती है और राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह विधेयक लाने से पहले, मतलब किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करने से पहले जो विधेयक लाया जाता है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है।
ठीक है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से यह विधेयक नहीं लाया जा सकता है और राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को विधानमंडल के पास भेजता है। कहाँ भेजता है? विधानमंडल। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति विधानमंडल के पास जो है इस विधेयक को भेजता है और एक समय निर्धारित करता है, समय का निर्धारण करता है, ठीक है। और इस जो समय निर्धारण राष्ट्रपति करता है उस समय में जो है विधानमंडल को जो है इस विधेयक पर अपनी राय देनी होती है। राय जब यह विधानमंडल अपनी क्या देगा? अपनी राय देगा। तो इस राय को जो है राष्ट्रपति या संसद, ठीक है, राष्ट्रपति और जो हमारा संसद है, राष्ट्रपति और संसद इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र। विधानमंडल जो है अपनी राय देता है कि मेरे क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन संसद को यह लगता है, राष्ट्रपति को यह लगता है कि यह जरूरी है, तो इस राय को जो है यह राय बाध्यकारी नहीं है संसद पे या राष्ट्रपति के लिए। उसके क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन संसद कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में जो है जो आप जिन बातों को अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में पढ़े हैं, ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में पढ़े हैं, वही बातें अनुच्छेद 4 में दी गई हैं। और इसमें बताया गया है कि जो भी संशोधन होगा, अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन होंगे, ठीक है, जो भी संशोधन होंगे वह जो है वह क्या है? काउंट नहीं किए जाएंगे, अर्थात संशोधन नहीं माना जाएगा, इसकी गिनती नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे, अनुच्छेद 368 के तहत वह संशोधन नहीं गिने जाएंगे या नहीं काउंट किए जाएंगे। और यह संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से जो है संसद द्वारा किए जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक, और इसको हमने अच्छी तरह से जो है पूर्ण किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।